हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में जो हमारी विधान बुक है उसका जो चैप्टर सेकंड है जिसका नाम है जूझ, उसकी हमने शुरुआत की थी। अभी तक आपने देखा कि आनंदा की जो पढ़ाई है वो उनके पिताजी ने छुड़वा दी थी। अब वो जो है दत्ता जी राव के पास जाते हैं माँ बेटा अपनी पढ़ाई के विषय में बात करने के लिए। अब दत्ता जी राव उन्हें रात में आने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुमसे जो भी सवाल पूछूं, जो भी प्रश्न पूछूं, उसके साफ साफ तुम अपने पिता के सामने जवाब देना। अब आगे आनंदा क्या कहते हैं, नहीं जी मैं नहीं डरूंगा। मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते दादा घर आया। मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा साग भाजी देने जो है मैं देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया। मालिक वर्ड जो है वो आनंदा के पिता के लिए इस्तेमाल किया गया है। खेत से आ जाने पर ज़रा भेज देना, कुछ काम वाम था? दादा ने अधीरता से पूछा। मतलब वो अपनी पत्नी से पूछते हैं क्या उन्हें मुझसे कुछ काम था? मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। उनकी पत्नी ने कहा तो मैं आता हूँ, तू तब तक रोटियां सेक ले। गड़प्पा आए तो खेतों पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात होती है। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जीम ने बुलाया। मतलब भोजन ग्रहण करने के लिए। अच्छा, जीमने का मतलब होता है भोजन ग्रहण करना। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों आया रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। बैठ 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 थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। जी मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ता जी राव पूछने लगे कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी 5वीं में था किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों? रत्नप्पा जो आनंदा के पिता हैं उनका नाम क्या है? रत्नप्पा। हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल गया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बताई। जैसे ही दत्ता जी राव को पता लगता है कि उसने अपने बच्चे का, आनंदा का जो है विद्यालय से नाम कटवा दिया है खेतों में काम कराने के लिए, वो उसे खूब डांटते फटकारते हैं। देसाई के मट्ठा को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किस तरह काम की तरफ नहीं रहा। मट्ठा मतलब खेतों में काम करना। मन लगाकर वह खेत में किस तरह श्रम नहीं करता, फसल में लागत नहीं लगाता है। लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता रहता है और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह के छोरे की बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया। दत्ता जी राव जो है उसे बहुत ज़्यादा डांटते फटकारते हैं। दादा ने हर एक तर्क को दत्ता जी राव ने काट दिया। मुझसे कहा सवेरे तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इस बात का ध्यान रख। मारा जाने का मतलब है कि किसी भी प्रकार से जो है साल खराब नहीं होना चाहिए। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधे जो है इधर चले आना। सुबह शाम जो हो सके वह काम कर, यहाँ पाठशाला जाते रहना। मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इसके पास ज़रा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। मैंने कब मना किया है जी? इसको ज़रा गलत सलत आदत पड़ गई थी इसलिए पाठशाला से निकाल कर ज़रा नज़रों के सामने रख लिया। कैसी आदतें? चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता। कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता। खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर जो है अचानक हल्ला बोल दिया। मतलब उसके पिता ने जो है, आनंदा के पिता ने सारी गलतियाँ उसी की बता दी। क्यों रे छोकरे? अब दत्ता जी राव उससे पूछते हैं क्या ऐसा है? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटाकर
पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते, लेकिन खेत और गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिलाकर वहाँ पर ठोक दिया। मतलब आनंदा का कुल मिलाकर जो है अब पढ़ने का मन था, इसलिए उसने भी जो है अपने पिता की कही हुई बात को जो है वहीं पर काट पीट दिया। अब यह सब बंद कर सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। ना पास हुआ कभी नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। अच्छा अब तू घर जा, सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने लग गया तो क्या हुआ। इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना क्या सही है? जी आप कहते हैं तो भेज देता हूँ, कल से देखते हैं, एक आध वर्ष में कुछ सुधार आ जाए तो, दादा ने मन मारकर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चला था। दत्ताजी राव की बातों के आगे जो है दादा का कोई भी जोर नहीं चला। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत के बाद खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय पढ़ने का बस्ता घर से ले आना और छुट्टी होते ही घर पर बस्ता रखकर जो है फिर से खेतों में आकर घंटा भर काम करने के लिए ढोर चराना मतलब पशुओं को चराने के लिए ले जाना। और कभी खेतों से ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी भी लगाना। समझे? मंजूर है क्या? अब पाठशाला भेजने के लिए जो है उसके पिताजी तैयार हो जाते हैं और उसके सामने जो हैं ये सारी शर्तें रखते हैं कि तू पाठशाला ज़रूर जा रहा है, पर खेतों में तुझे काम करना है, पशुओं को चराना है, सुबह शाम जो है तुझे खेतों में काम करना पड़ेगा। हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर भी रहना ही चाहिए। मैं ऐसा बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। मन आनंद में उमड़ रहा था। अब उसे जो है अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि अब मैं पढ़ने के लिए विद्यालय में जाऊंगा। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का। मैं सवेरे शाम खेत पर आता रहूँगा ना। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है। बैरिस्टर नहीं होने वाला, मतलब तू बैरिस्टर नहीं बनेगा पढ़कर। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके देखने लग गया। मतलब उसके पिताजी जो है वो बार बार गुस्से से बड़बड़ कर रहे थे, परंतु वह भी जो है उनके सामने चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि उसे विद्यालय जाना था, पढ़ना था, अपनी शिक्षा पूरी करनी थी। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास आदि सब कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी मार अच्छी लगती है, उसे मैं मज़े से सहन कर लेता हूँ। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद से बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी जो है मेरे नाम के आगे लिखी हुई थी। मतलब आनंदा के नाम के आगे लिखा हुआ था कि वह 5वीं पास नहीं है, इसलिए उसे दोबारा दाखिला नहीं लेना पड़ा। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पिछले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अक्ल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर जो है समझ में आ गई। मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक कोने पर जो है मैं बैठ गया। जब वो अब कक्षा में
गया तो उसके साथ पढ़ने वाले जितने भी बच्चे थे वो अब जो है उससे आगे निकल चुके थे। उसके गली मोहल्ले के सिर्फ 2 ही लड़के थे जिन्हें वह जानता था। यह कक्षा उसे अपरिचित जैसी लग रही थी कि वह वहाँ पर किसी को भी नहीं जानता है और एक बेंच के कोने पर जाकर बैठ जाता है। मास्टर जी आते हैं और पूछते हैं मास्टर कौन है, इसका भी उसे पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कॉपियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था, फिर भी लट्ठे के बने इस थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किस इंतज़ार में जैसे बैठा होता है, इस तरह अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। तो यहाँ आनंदा क्या कहते हैं कि जिस तरह बस स्टैंड पर एक बच्चा अपने सामान को संभाल कर बैठा रहता है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी अपनी पुरानी कॉपी किताबों को इस कक्षा में ऐसे ही संभाल कर बैठा हुआ था, जबकि इस नई कक्षा से उनका कुछ भी लेना देना नहीं था।